गरीब बहू को मिला रोबोट से भरा ससुराल। महक अपनी माँ के साथ तंबू वाली अपनी झोपड़ी में खाना बना रही थी। तभी बाहर से कुछ बच्चों का शोर शराबा उसे सुनाई देता है। वो चूल्हे से लकड़ी लेकर उन्हें मारने के लिए दौड़ती है। इनको तो मैं बताती हूँ, सुबह शाम यहाँ हल्ला काट कर रखते हैं। अरे अरे महक, रुक जा बेटी, क्या कर रही है? बच्चे हैं, यही तो उम्र है उनकी खेलने की। बच्चों से इतनी नफरत कौन करता है? माँ, मेरा बस चले तो मैं सब बच्चों की खूब पिटाई करूं। मेरी समझ में नहीं आता तू बच्चों से इतनी नफरत क्यों करती है? माँ, मुझे बच्चों से नहीं बल्कि बचपने से नफरत है। आप जानते हैं ना बाबा के बिना मेरा बचपन कैसे गुजरा है, कितनी मुश्किलों से भरा रहा है। मैंने तो जैसे अपना बचपन जिया ही नहीं। कम उम्र में गरीबी की मार और सर पर जिम्मेदारियों का बोझ। शांत हो जा बेटी, जो नसीब में लिखा है उसे कौन ही मिटा सकता है। चल अब आजा, खाना खा ले। खाना खाने के बाद महक सब्जी का ठेला लेकर बाजार चली जाती है। सब्जी के ठेले से ही वो अपना और अपनी माँ का पेट पालती थी। उस रोज वो बाजार में सब्जी बेच रही थी कि तभी एक आदमी उसके ठेले पर आता है, जो कि दिखने से ही अच्छे घर का लग रहा था। ये बैंगन कैसे दिए बेटी? जी 40 रुपए किलो। तभी सुभाष अचानक चक्कर खाकर गिर जाता है। ये देखकर महक घबरा जाती है। अंकल जी, क्या हुआ आपको अंकल जी? वो अपने ठेले में रखे पानी की बूंदें उनके चेहरे पर मारती है, जिससे वो होश में आ जाते हैं। आप ठीक तो हैं अंकल जी? लगता है वो लड़की मुझे मिल गई जिसकी तलाश मुझे अपने बेटे के लिए थी। सुभाष, जो कि एक वैज्ञानिक होता है, महक से पता पूछकर अगले दिन उसके घर जाता है और अपने छोटे बेटे राघव के लिए उसका हाथ मांगता है। इतने बड़े घर का रिश्ता देखकर उसकी माँ झट से शादी के लिए हाँ कर देती है। महक शादी कर अपने ससुराल आ जाती है, लेकिन ससुराल आते ही उसे अपने ससुराल वालों का व्यवहार थोड़ा अजीब लगता है। महक बेटी, आप सुबह 7 बजे हमें किचन में मिले। डिंग डोंग। जी जी माँ जी। देवरानी जी, आप हमारे साथ आइए, हम आपको आपका कमरा दिखा दें। आइए 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 आइए। लगता है ये हैंग हो गई है। वो हाथ से उसके सर पर पीछे की ओर मारता है। इसके बाद वो उसे उसके कमरे में छोड़ आती है, जहां उसका पति उससे कहता है, चलिए महक जी, 12 बज चुके हैं, सोने का वक्त हो गया है, आप अपने बिस्तर पर स्थान लें। महक को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो बिना ज्यादा कुछ कहे सो जाती है। अगली सुबह वो किचन में जाती है, जहां उसकी सास और जेठानी काम कर रहे होते हैं। काफी देर तक भी उनमें से कोई भी आपस में बात नहीं कर रहा था। ये कोई इंडियन किचन ही है ना? यहाँ तो सब कितने खामोश हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ जी और जेठानी जी में कोई कोल्ड वॉर चल रहा हो? माँ जी, मैंने नमक मिर्च स्वादानुसार डाल दिया है। अच्छी बात है, अब इसका ढक्कन बंद करके कुछ समय के लिए इसे पकने दे और 20 मिनट बाद गैस बंद कर दे। डिंग डोंग। ऐसा कहकर सास वहां से चली गई। कुछ देर बाद महक सबको खाना परोसती है, जहां सब लोग टेबल पर बैठे तो होते हैं, लेकिन एकदम चुपचाप। बस सन्नाटा ही सन्नाटा होता है। ये कहाँ आकर फंस गई मैं? इससे ज्यादा आवाज तो हम 2 लोगों के परिवार में, मेरे घर में और मेरी माँ की आती थी। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज उसकी माँ उसके ससुराल उससे मिलने आती है। बहन जी, ये लीजिए, फल और मिठाई लाई थी, पहली बार बेटी के घर आई हूं ना। ठीक है, वहां रख दीजिए। डिंग डोंग। ये देख महक की माँ हैरान रह जाती है। चाय नाश्ता करवाने के कुछ देर बाद वो उसे अपने कमरे में ले जाती है। बेटा, तुझे तेरे ससुराल वाले अजीब नहीं लगते? माँ, यहाँ तो सब लोग ही अजीब है। मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे ले चलो। मैं ऐसे गूंगे लोगों के साथ नहीं रह सकती। ऐसा लगता है जैसे ये सब इंसान ही नहीं है। तभी उसका ससुर वहां आ जाता है। बहू, एक सच्चाई है जो मैंने तुमसे छिपाई है। दरअसल तुम्हारा ससुराल रोबोट से भरा ससुराल है। ये अब मेरा परिवार था। मेरे 2 बेटे, बड़ी बहू और मेरी पत्नी साधना। एक रोज वो सब रिश्तेदार की शादी में जा रहे थे। मेरी उस वक्त एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसीलिए मैं नहीं जा पाया था। उस रोज तेज बारिश हो रही थी, जिस कारण इनकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और सामने से आ रहे एक ट्रक से गाड़ी की टक्कर हो गई, जिसमें उन सबकी मौत हो गई। क्या? इसका मतलब? हाँ, ये सब मर चुके हैं, लेकिन बिना परिवार के, जैसे मैं पागल सा हो गया था। फिर मैंने ठान लिया कि मैं अपना परिवार फिर बनाऊंगा। मैं एक बड़ा वैज्ञानिक हूं, इसलिए रोबोट बनाना अच्छे से जानता था।
फिर मैंने उन सब की शक्ल के रोबोट बनाकर तैयार कर दिए और उन सब में उन सभी की आदतें डाल दी। हे भगवान, मेरी फूटी किस्मत। बचपन में बाप का प्यार नहीं मिला तो सारा बचपन खराब हो गया, और अब पति और ससुराल वाले रोबोट निकले। माँ, तू मुझे यहाँ से ले चल। नहीं महक, ऐसा मत करो। मैं बड़ी उम्मीद के साथ तुम्हें बहू बना कर लाया हूँ। हाँ बेटी, अब जो है यही तेरा ससुराल है, लेकिन भाई साहब कोई तो उपाय होगा जिससे ये सब इंसान जैसा हंस खेल सके। इन सब के चेहरे तो हर वक्त ऐसे रहते हैं जैसे किसी की मैयत में आए हो, ऊपर से ज्यादा बोलते भी नहीं। इसका बस एक ही उपाय है, अगर इन खिलौनों को एक खिलौना मिल जाए। क्या मतलब? मतलब ये बेटी कि इस घर में एक बच्चा आ जाए। बेटी, अगर तुमने इस घर को बच्चा दे दिया तो इन सब का जीवांत हो जाएगा। एक बच्चे के आंगन से सूने बगीचे में भी फूल महक उठते हैं, तो फिर ये रोबोट क्या चीज है? माँ, इन मशीनों के साथ रह रहकर पापा जी के दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया है, और अब तुम्हारे दिमाग ने भी। अरे वो सब रोबोट हैं। जानता हूँ बहू, लेकिन जब मेरा परिवार का एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त मेरी बड़ी बहू पेट से थी और बच्चे की उन सब की ख्वाहिश अधूरी ही रह गई। लेकिन अगर उनकी उसी ख्वाहिश को जिंदा कर दिया जाए तो 80% चांसेस होते हैं कि रोबोट भी इंसान की तरह ही बन जाते हैं। और राघव की बॉडी तो पिछले कुछ समय से अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है। उसके हार्मोन्स इंसानों की तरह डेवलप भी हो रहे हैं, क्योंकि वो तुम्हें प्यार करने लगा है। हम चाहे तो IVF की मदद ले सकते हैं। मेरा एक बहुत अच्छा डॉक्टर है, वो इसमें हमारी मदद कर सकता है। कुछ देर सोचने के बाद, अगर इन सब से मुझे मेरे ससुराल वालों का प्यार मिल सकता है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। महक अब IVF के लिए मान जाती है। कुछ समय बाद वो गर्भवती भी हो जाती है, और ये खबर मिलते ही घर में सभी बहुत खुश होते हैं। क्या मैं पापा बनने वाला हूँ? ये थैंक यू महक, इतनी अच्छी खुशखबरी सुनाने के लिए। और मैं दादी, अब तो मैं अपने पोता पोती के लिए अपने हाथों से स्वेटर बुनूंगी, और मैं अब अपनी देवरानी का खूब ख्याल रखूंगी। आखिर मैं भी बड़ी माँ जो बनने वाली हूँ। देवरानी जी, आप यहाँ बैठो, मैं भी आपके लिए जूस बनाकर लाती हूँ। और मैं अपनी बहू की नजर उतार देती हूँ। महक, उसकी माँ और सुभाष सभी ये चमत्कार देखकर हैरान थे। सिर्फ बच्चे के आने की खुशी से ही उन सब रोबोट्स ने काफी हद तक इंसानों की तरह रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया था। साथ ही महक का भी खूब ख्याल रखते, उसे खूब प्यार करते। अब महक भी काफी खुश थी। साथ ही उसे भी अपने आने वाले बच्चे का बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि वो उसे वो सब खुशियां देने चाहती थी जो उसे उसके बचपने में नहीं मिली थी। और कुछ बताओ ना। और क्या बताऊं, तब से मैं ही बोले जा रहा हूं। अब और क्या बताऊं? हाँ, अपनी फैमिली के बारे में बताओ ना। तुमने कभी अपनी फैमिली के बारे में कुछ नहीं बताया। मेरी फैमिली के बारे में? अच्छा तो सुनो, तुमने कभी रामगढ़ रियासत के बारे में सुना है क्या? नहीं। तो सुनो, रामगढ़ रियासत के राजा का नाम है महाराज गौतम सिंह और उनकी रानी का नाम है महारानी आशा सिंह। उन दोनों की एक ही संतान है, उनका युवराज। कह दो कि वो तुम हो। हाँ कियारा जी, वो राजकुमार मैं हूँ। मैं ही हूँ रामगढ़ रियासत का इकलौता वारिस, युवराज कार्तिक सिंह। वाह, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम राज परिवार से हो। इसमें बताने वाली कौन सी बात है? हम अपनी अमीरी का रौब नहीं झाड़ते। पता है, हमारे किले में 5-5 नौकरानियां काम करती हैं। फिर तो सही है। तुम्हारी मम्मी, अब सॉरी आई मीन महारानी जी तो कोई काम ही नहीं करती होंगी। ना ना, खाना एक नौकरानी बनाती है, दूसरे कपड़े धोती है, तीसरी बर्तन और चौथी घर की साफ सफाई। और अगर फिर भी कोई काम बच गया तो उसे 5वीं नौकरानी निपटा लेती है। यार सही है, अब तो मुझे तुमसे ही शादी करनी है। अरे कितनी सेल्फिश हो यार तुम। अमीर लड़का देख के फौरन शादी पर आ गई है। अच्छा, 3 साल से डेट कर रही हूँ तुम्हें, और मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम राजकुमार हो। कियारा और कुछ कह पाती कि तभी क्लास की बेल बज गई और वो दोनों अपनी क्लास लेने चले गए। लेकिन क्लास में भी कियारा का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। वो तो अपने अमीर ससुराल के सपनों में खोई थी। और बताओ ना, तुम्हारा महल कैसा है? कितने कमरे हैं उसमें, और गार्डन कितना बड़ा है? मेरा महल? हाँ, वो बहुत ऊंचाई पर है। ऊपर वाला पूरा इलाका मेरा है और महाराज और महारानी नीचे वाले कक्ष में रहते हैं। वाह, मतलब मैं भी तुम्हारे साथ ऊपर वाले कक्ष में रहूंगी ना? क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो? अरे मजाक कर रहा हूँ बाबा। ठीक ठाक बड़ा मकान है हमारा। ऊपर मेरा कमरा है और नीचे पापा मम्मी रहते हैं। मतलब तुम रजवाड़ी नहीं हो? क्यों, अब मुझसे शादी नहीं करोगी?
नहीं करनी, तुम झूठे हो, बहुत बुरे हो तुम। लेकिन एक बात मैंने बिल्कुल सच कही, हमारे पास वाकई 5-5 नौकरानियां हैं। सच्ची में? खाओ मेरी कसम। अरे हाँ बाबा, तुम्हारी कसम। यार तुम्हारे पापा ऐसा क्या करते हैं कि 5-5 नौकरानियां रखी हुई हैं? मेरे पापा? वो तो सरकारी स्कूल में टीचर हैं। यार ये सरकारी टीचर इतना कमाते हैं क्या कि 5-5 नौकरानियां अफोर्ड कर ले रहे हैं? भाई ये राज तो पापा ही बता पाएंगे। कियारा पढ़ाई लिखाई में तो अच्छी थी, पर उसे घर के कामों को करने में कोई खास मजा नहीं आता था। कुछ महीनों बाद कार्तिक की पढ़ाई पूरी हो गई और फिर उसे एक अच्छी जॉब भी मिल गई और घर वालों की रजामंदी से कार्तिक और कियारा की शादी भी हो गई। आओ कियारा, इनसे मिलो। ये है कामिनी, इन्हें हमारे घर की सदस्य ही समझो। इसी तरह आशा घर की एक एक नौकरानी से कियारा को मिलवाने लगी। कियारा को बड़ी हैरानी हो रही थी कि अपने घर के नौकरों को इतना सम्मान कौन देता है, लेकिन नई बहू थी तो उस वक्त उसने कुछ नहीं बोला। फिर शाम को, यार एक बात बताओ तो। हाँ क्या हुआ? ये तुम्हारी मम्मी मुझे नौकरानियों से ऐसे इंट्रोड्यूस करवा रही थी जैसे वो तुम्हारी बुआ, मौसी, चाची हो। अरे नौकरानियां ही तो है, उन्हें इतनी भी क्या इज्जत देनी? नहीं, वो पांचों भले ही घर की नौकरानियां हो, लेकिन माँ पापा उन्हें सम्मान बहुत देते हैं। अच्छा, खैर अब अच्छी बात है, पर मुझे उनके पैर तो नहीं छूने ना? ना, इतना भी नहीं है। अगली सुबह जब कार्तिक और कियारा सो रहे थे तभी उनके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। बाबू, चाय लाई हूँ आपके और गुड़िया के लिए। ये बाबू कौन है और ये गुड़िया? वो कामिनी मौसी हैं। अब ये कामिनी मौसी कौन है? रुको बताता हूँ। कार्तिक ने दरवाजा खोला तो सबसे बड़ी नौकरानी कामिनी हाथ में चाय की ट्रे लिए खड़ी थी। उसने कार्तिक को चाय पकड़ाई और मुस्कुराकर वहां से चली गई। फिर उसके जाते, ये तो वो मेड थी ना? हाँ, पर मैं उन पांचों को मौसी कहकर बुलाता हूँ, तो तुम भी उन्हें मौसी कह लेना, उन्हें अच्छा लगेगा। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? अब जो मर्जी सोचो, हमारे घर में ऐसा ही होता है। अच्छा, पर ये तुम्हें बाबू क्यों बोल रही थी? वो दरअसल जब वो पहली बार घर में आई थी तो तब मैं बहुत छोटा था, तभी से वो मुझे बाबू कहती हैं। वो होता है ना छोटा बच्चा टाइप। अब मैं बाबू तो तुम गुड़िया हो गई। वैसे नाम पसंद आया ना तुम्हें, गुड़िया? कियारा हैरान थी, लेकिन वो कार्तिक के घर के तौर तरीके देख और सीख रही थी। कामिनी, कुछ सब्जी वगैरह लानी हो तो बता दो। नहीं जी, सब कुछ है। आशा, तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो, मैं शाम को लेता आऊंगा। नहीं, अभी तो कुछ नहीं चाहिए। ये कहकर गौतम अपने स्कूल के लिए निकल गए। उनके जाने के बाद आशा अपने कमरे में चली गई। कार्तिक और कियारा भी अपने कमरे में आ गए। अब ये लोग नाश्ता कब करेंगी और कहाँ करेंगी? वो कामिनी मौसी सबके लिए खाना ले जाती हैं, और वो पीछे की तरफ वो बड़ा सा कमरा है ना, वो पांचों एक साथ वहीं रहती हैं और खाना वो वहीं खाएंगी। बाकी सब तो ठीक है, पर ये बताओ यार कि हमारी शादी से पहले यहाँ बस तुम 3 लोग ही रहते थे और 3 लोगों के लिए तो एक ही मेड बहुत थी, तो ये 5-5 नौकरानियां क्यों रख ली? अब वो तो मुझे नहीं पता, मैं बहुत छोटा था तब पहली मेड आई थी। फिर कुछ साल बाद पापा एक और को ले आए। इस तरह नौकरानियां आती गई। अच्छा, अभी और तो नहीं आएंगी ना? नहीं, पिछले कई सालों से तो और कोई नहीं आई। शुक्र है, वरना पता चला कि हमारे रहने के लिए घर में जगह नहीं बची। फिर एक दिन, कार्तिक यहाँ आओ तो, देखो शायद पड़ोसियों में लड़ाई हो गई है। जाओ ना, पता करके आओ क्या मैटर है। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, तुम दोनों अंदर जाओ। गौतम की बात सुनकर कार्तिक और कियारा घर के अंदर चले गए। यार बुरा मत मानना, पर तुम्हारे पापा ना मुझे थोड़ा वैसे लगते हैं। वैसे मतलब वो जैसे किसी फालतू पंगे में नहीं पड़ना चाहते हो, बड़े सीधे साधे टाइप। मतलब समझ रहे हो ना तुम? अरे यार, वो ठहरे मास्टर साहब, तो वो बेचारे थोड़ा डरते हैं ये मार पिटाई वगैरह से। ऐसे ही वक्त बीत रहा था। कियारा अपनी सास आशा के साथ घर में ही रहती और गौतम और कार्तिक काम करते। उधर घर की 5 नौकरानियां भी वहीं खाती रहती और सोती थीं। बीतते वक्त के साथ गौतम सिंह रिटायर हो गए, जबकि कार्तिक और कियारा एक बच्चे के माता पिता बन चुके थे। सुनो, वो रिंकू की फीस जानी है। हाँ मुझे याद है, ये लो, ये पैसे मैंने पहले ही निकाल कर रख लिए थे। पैसे से याद आया, मैंने कभी पापा जी को कामनी मौसी या किसी को भी सैलरी देते नहीं देखा, और इनमें से कभी कोई छुट्टी वुट्टी पर भी नहीं जाती। क्या सीन है? कितने साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन तुम आज भी कामिनी मौसी और बाकी की मौसियों के बारे में कुछ न कुछ पूछती रहती हो। अरे क्या करूं यार, औरत हो ना, बाकी कामों की तरह ये भी मेरा काम ही है। तुम बताओ ना। वैसे मैंने भी कभी पापा को इन 5 को सैलरी देते नहीं देखा, और मुझे ये भी याद नहीं आता कि कामिनी मौसी या नैना मौसी या बाकी की कोई भी मौसी कभी ये घर छोड़कर गई हूँ। तो तुमने कभी ये बात पता करने की कोशिश नहीं की? कई बार कामिनी मौसी से पूछा तो उन्होंने कहा था कि उनका और किसी भी मौसी का हमारे सिवा कोई नहीं है,
तो फिर मैं भी चुप हो गया। कियारा को ये बात अजीब लगी, लेकिन इसके बाद उसके पास जाने को कुछ बचा ही नहीं था, सो वो चुप हो गई। इसी तरह कुछ साल और बीत गए और फिर एक दिन गौतम ने सुबह सुबह खुद सबके लिए आलू के पराठे बनाए। उनका ये बर्ताव देखकर हर कोई हैरान था। तभी अचानक उनके सीने में तेज दर्द हुआ। कार्तिक ने उन्हें फौरन बिस्तर पर लिटा दिया और फिर, पापा आपको कुछ नहीं होगा, मैं अभी एम्बुलेंस को फोन करता हूँ, हम आपको अस्पताल ले जाएंगे पापा। बहुत देर हो जाएगी बेटा, बस तुम सब मेरी आंखों के सामने ही रहो, मैं तुम सबको जी भर कर देख लेना चाहता हूँ। गौतम दर्द से तड़प रहे थे। उनके बेड के पास आशा, कार्तिक और कियारा खड़े हुए थे, तो कामिनी और बाकी नौकरानियां भी उनके पैरों के पास ही खड़ी थी। गौतम ने सबको देखकर हाथ जोड़े और एक लंबी सांस ली। ये उनकी आखिरी सांस थी। जैसे उनकी मौत हुई तो अचानक कामिनी समेत 5 नौकरानियां भयंकर चुड़ैल में बदल गईं। उन चुड़ैलों की आंखों में आंसू थे, तो वहीं आशा, कार्तिक और कियारा बुरी तरह से डरे हुए थे। तुम कौन हो? और कामिनी वो कहाँ गई? मालकिन, मैं ही कामिनी हूँ और यही मेरा असली रूप है। हम 5 कभी खूंखार चुड़ैल हुआ करती थीं। हम तो अलग अलग गांव में रहती थीं। वहाँ लोग हमें परेशान करते थे तो हम भी उन्हें डराती थीं, लेकिन फिर गांव वालों ने आपके पति गौतम जी को वहाँ बुलाया। मेरे पति को? पर क्यों? आपको नहीं पता और उन्होंने कभी किसी को बताया भी नहीं। वो सरकारी टीचर तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए थे। असल में वो एक महान तांत्रिक थे। हमें कई तांत्रिकों ने काबू करने की कोशिश की, लेकिन एक बस वही थे जो हमें काबू कर पाए। वो चाहते तो अपनी शक्तियों से हमें भस्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो एक एक करके हमें अपने घर ले आए और आप सवाल ना पूछो, इसलिए उन्होंने हमें नौकरानी बना दिया। अपनी तंत्र विद्या से उन्होंने ये भी जान लिया था कि आज उनका आखिरी दिन है। पर मौसी, हमने तो कभी आपको नौकरानी माना ही नहीं। जानती हूँ कार्तिक बाबू, शुरू में तो हम सब चाहती थी कि किसी तरह तुम्हारे पापा की मौत हो जाए और फिर हम तुम दोनों को मार डालेंगी, लेकिन धीरे धीरे मालिक, मालकिन और तुम्हारा प्यार देखकर हम पिघल गई। हमने जाना कि परिवार क्या होता है और प्यार क्या होता है। पर अब मालिक नहीं है तो हम पर से उनका जादू भी खत्म हो गया। अब हमें जाना होगा। मत जाओ कामिनी, तुम भले ही चुड़ैल हो लेकिन तुमसे लगाव हो गया है। मैंने तुम्हें छोटी बहन जैसा माना है। जानती हूँ मालकिन, लेकिन हम 5 चाहकर भी नहीं रुक सकती। हमें जाना होगा। हाँ, हमारे ना होने से अब आपको और बहू रानी को थोड़ा काम करने में तकलीफ तो होगी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। इतना कहते ही कामिनी और बाकी 4 चुड़ैलें आजाद हो गई और धीरे धीरे गायब हो गई। कार्तिक और आशा के साथ साथ अब कियारा की आंखों में भी आंसू थे। चंद सालों में ही वो भी उन 5 नौकरानियों को अपना मानने लगी थी। उन सब के जाने के बाद कार्तिक, आशा और कियारा ने गौतम की तरफ देखा जो बिस्तर पर शांत पड़े थे। दुनिया में किसी को मालूम ही नहीं था कि उनके बीच से एक महान तांत्रिक आज विदा ले रहा था। फिर कुछ दिन बाद आशा ने एक नई नौकरानी को काम पर रख लिया। उसका नाम कम्मो था। आशा ने उसे सारा काम बताया और रसोई में छोड़ दिया। अगले ही पल कम्मो ने हाथ का इशारा किया और सारे बर्तन अपने आप धुलने लगे। ये देखकर कम्मो मुस्कुराई। उसकी आंखों का रंग बदल चुका था और उसकी चोटी हवा में लहरा रही थी।